गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का सभी प्रॉब्लम पर विचार करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बाड़ा खाती हैं। इनके द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मान लेते हैं, हम लोग मान लिया कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x है। दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या y। प्रश्न के प्रथम चरण से गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या का आधा है। तो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x, दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या y का आधा कर देते हैं। ये हो गया 2x इक्वल टू y, 2x माइनस y इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। आगे है बच्चों प्रश्न के दूसरे चरण से। एक गोलगप्पा प्लेट की कीमत 10 रुपए। तो x गोलगप्पा का कितना हो जाएगा बच्चा? 10x। एक दही बाड़ा प्लेट की कीमत 22 रुपया। तो 22 दही बाड़ा का प्लेट की कीमत कितना हो जाएगा बच्चा? सॉरी 5 रुपया है, तो ये 5 वाई हो गया। दोनों मिला के दिया गया कितना बच्चा? रुपया। तो 5 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, समीकरण सेकेंड। ये हो गया बच्चा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसको फिर से देख लिया जाए एक बार। मान लिया कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x, दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या y। प्रश्न का प्रथम चरण देखिए, तो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या का आधा है। गोलगप्पा के प्लेट की संख्या x माने थे, दही बाड़ा के प्लेट की संख्या y माने थे, उसका आधा कर दिया। तिरछा गुणा किए, 2 को x से 2x, ये हो गया y को उस तरफ ले गए, 2x माइनस y इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। प्रश्न का दूसरा चरण कहता है बच्चा कि एक गोलगप्पा प्लेट की कीमत 10 रुपया है। तो एक गोलगप्पा का कितना हो जाएगा? 10x। एक दही बाड़ा प्लेट की कीमत है 5 रुपया, तो y का कितना हो जाएगा बच्चा? 5y। इस तरह से दोनों मिलाकर 60 रुपया उसने खर्च किया। तो 10x प्लस 5y बराबर 60। 5 को कॉमन ले लिया, बच गया 2x प्लस y बराबर 60। 5 से 60 में काट दिया, कितना बच गया बच्चा? 12। इस तरह से आपका ये दो इक्वेशन आ गया, एक 2x माइनस y इक्वल टू 0, एक 2x प्लस y इक्वल टू 12। इसे कहा जाता है बीजीय रूप। अब इसी को सारणी बनाएंगे हम। सारणी बनाकर इसको ग्राफ पर दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा आलेखीय रूप, जिसकी चर्चा कुछ देर के बाद हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। इसी का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, पिता पुत्र का। क्वेश्चन नंबर ये है 3। पिता के वर्तमान उम्र। तो मान लेते हैं बच्चा पिता की
वर्तमान उम्र x वर्ष। पुत्र की वर्तमान उम्र बच्चा 22 वर्ष। प्रश्न में दिया हुआ है पिता का वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुना से 30 वर्ष अधिक। तो बच्चा मानते हैं पिता का वर्तमान उम्र हो गया पूरा x, पुत्र का हो गया y का दुगना और उसका 30 वर्ष। तो x माइनस 2y इक्वल टू 30, ये समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न का दूसरा चरण से चलेंगे बच्चा, तो क्या होगा? प्रश्न का दूसरा चरण 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो कितना होगा बच्चा? x प्लस 10। 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा बच्चा? y प्लस 10। अब कहता है यहां कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना है। पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो पिता की उम्र मान लिए थे आप कितना बच्चा? 10, x प्लस 10। ये था बच्चा y प्लस 10, इसको 3 से गुना कर दीजिए। ये हो गया x प्लस 10, 3y प्लस 30, x माइनस 3y, 30 माइनस 10, x माइनस 3y बराबर 20, समीकरण सेकेंड। इसे भी बच्चा बीजीय रूप कहते हैं हम लोग। कौन सा रूप बच्चा? बीजीय रूप। अब इसको समझिए, पिता का वर्तमान उम्र को x मान लिए, पुत्र के वर्तमान उम्र को y मान लिए। प्रश्न के प्रथम चरण कहता है कि पिता का वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। तो x इक्वल टू हो गया, पिता का वर्तमान उम्र x माने थे, पुत्र का y माने थे, इसका 2 गुना से 30 वर्ष अधिक हो गया। 2y को उधर चल गए, बच गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा प्रश्न के दूसरा चरण 10 वर्ष बाद पिता की उम्र x प्लस 10, वर्तमान उम्र x था तो 10 जोड़ दिया, पुत्र का उम्र y प्लस 10, पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना है। तो x प्लस 10, पुत्र का उम्र था y प्लस 10 में 3 से गुना कर दिया, हल किया, हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ। ये बीजीय रूप है, इसका हम ग्राफीय आकलन करेंगे कुछ देर के बाद। बहुत सारे क्वेश्चन है ग्राफ पर आधारित, हम उन सबको बताएंगे। आप ध्यान से सिर्फ इसके पढ़ते रहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 7 क्या कहता है? जांच करें 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें जांच करना है कि क्या यह इसका हल है या नहीं, इसका मान है या इसका मान नहीं है। यह जांच करना है कि x और y के 3 मान युग्म समीकरण का हल है या नहीं है। तो इसे उतार लेंगे क्वेश्चन बच्चा। 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। 4x के जगह पर 0 माइनस 3 इंटू y की जगह पर 8 प्लस 24, 0 माइनस 24 प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिए बच्चा, यहाँ ये 0 को सेटिस्फाइड किया, हल करके भी 0 आया, इसका राइट साइड भी 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि यह समीकरण का हल है। स्पष्ट है कि दिया गया मान समीकरण में रखेंगे x तथा y के स्थान पर, यदि रखने के बाद हल करेंगे और हल करने के बाद यदि वह राइट साइड के बराबर आता है अर्थात समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे यह समीकरण का हल है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 2, जब हम इसमें रखे तो इसका हल 0 आया, 0 के तुल्य लाना था। स्पष्ट है, यह समीकरण का हल है। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बाद वाला क्वेश्चन है बच्चा 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। 4x x इक्वल टू 1 रखिए, 3 इक्वल टू माइनस 2 रखिए, प्लस 24, 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 24 यानी 24 34। यह देखिए यहाँ 34, यहाँ 0 नहीं ना आया समान, ये देखिए तुल्य नहीं आया, यहाँ 0 आना चाहिए था लेकिन आ गया कितना 34, यानी इसको समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। जब समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा तो वह उसका हल नहीं होगा।
संतुष्ट करेगा तभी उस समीकरण का हल होगा, अदरवाइज उसका हल नहीं होगा। दैट्स क्लियर? ओके, अब आइए आगे। आगे क्या कहता है बच्चा? आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण का आलेख पर है। सेम बात है बोला, 5x माइनस 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। पहला प्रश्न a माइनस 6 0। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं बच्चा, 4 और 2। ये दो क्वेश्चन को देखिए, क्लियर हो जाएगा। इसे भी समीकरण में रखेंगे, इसे भी क्या करेंगे बच्चा? समीकरण में रखेंगे और समीकरण में रखकर देखेंगे क्या होता है। तो आइए, 5x माइनस 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। 5 एक से पढ़ दो बच्चा, माइनस 6 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 30 माइनस 30 माइनस 0 प्लस 30 इक्वल टू बच्चा 0। देखिए, संतुष्ट किया समीकरण को, समीकरण को संतुष्ट किया, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ए बिंदु इसके आलेख पर होगा। क्यों होगा बताए ना, इसके मान इसमें रखने पर यह संतुष्ट होता है, इसलिए यह इसके आलेख पर होगा, यानी बिंदु ए उसके आलेख पर जरूर होगा। अब इसका सेकेंड मान देखिए, दूसरा मान क्या कहता है? दूसरा मान है 4 2। बच्चा ये पता होना चाहिए, ये x का वैल्यू होगा और ये y का वैल्यू। फर्स्ट वाला जो होता है वह x का होता है, यानी भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है। तो ये x का मान हो गया बच्चों, ये y का हो गया। तो 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 30, 26 प्लस 30 यानी 44। बच्चा देखिए, यहाँ 0 यहाँ 44 नहीं आया, एक दूसरे के तुल्य नहीं हो पाया, और इस कारण कहेंगे कि यह अगर हम यहाँ पर b नाम दे देते और तो b इस रेखा पर यानी इसके आलेख पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह बिंदु का जो मान दिया हुआ था उसको हमने समीकरण में रखा तो पाया वह समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इस कारण वह मान या वह बिंदु दिए गए आलेख पर नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चा, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। देखिए आ गया आलेखीय विधि, क्वेश्चन नंबर 1 में यही था, बीजीय विधि, आलेखीय विधि। तो अब ये आलेखीय विधि से भी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सावधानी से देखें। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चा, 3x प्लस y इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये बताना है कि इसका हल कैसा होगा। अगर हल अद्वितीय है तब इसके आलेखीय विधि से हल करना है, अगर अद्वितीय नहीं है तो हल नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो आइए, a1 बाई a2 इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इक्वल टू 2/1। देखा जाए, ये बताए थे बच्चा a1 का वैल्यू, ये बच्चा a2 का, यहाँ b1 का, यहाँ b2 का, यहाँ c1 का, यहाँ c2 का। हमने बताया था बच्चा कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वह ध्यान से देखिएगा। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और ये होता होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान रखना है इसको, है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह इस रूप में होता है या इस रूप में होता है ना? अब उसके आधार पर a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू हमने रख दिया, है ना? तो देखा हमने क्या कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आता है और c1 बाई c2 के बराबर नहीं आता है। और हमने पहला लेक्चर में आपको बताया था कि यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आता है तो उसके कोई हल नहीं होगा, उसके कोई हल नहीं होगा। तो हम इसको हल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसका तो हल ही नहीं हुआ,
तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके बाद है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आइए हम इसको पहले चेक करते हैं। a1 बाई a2, 2 बाई 3, b1 बाई b2, 3 बाई 2 माइनस, आपने यहाँ देखिए 2 बाई 3, यहाँ 3 बाई 2, स्पष्ट है बच्चा a बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तब क्या होगा बच्चा, इसके अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब इसका अद्वितीय हल होंगे तो हमें इसके समीकरण से चार्ट बनाना होगा। अब इसको चार्ट बनाने के बाद आलेख खींचेंगे। तो आइए हम लोग अब आलेख की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट उठाते हैं। समीकरण फर्स्ट से उठा लीजिए समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 3y माइनस 13, ये माइनस को उधर लेके चल गए बच्चा, प्लस हो गया। ये प्लस था बच्चा, इधर आया माइनस हो गया। इसलिए x इक्वल टू 3y माइनस 13 बाई 2, इधर है बच्चा गुणा में आएगा तो इधर भाग में 2। अब बच्चा यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग x का और y का। y का वैल्यू रख देते हैं होगा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13 में इसको क्या माइनस 4, माइनस 4 में 2 से भागा दीजिए माइनस 2। इसके बाद वैल्यू रख दीजिए बच्चा 5, 5 तिया 15, 13 में 15 घटा दीजिए होगा 2, 2 बाई 2 कर दीजिए 1, रहने दीजिए। अब आइए समीकरण सेकंड से। अब क्या आएगा बच्चा, समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड को देखिए क्या लिखा हुआ है। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है बच्चा 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू ले जाओ उधर होगा 2y प्लस इधर आएगा बच्चा माइनस, इसलिए x इक्वल टू होगा 2y माइनस 12 बाई 3। फिर इसका चार्ट बनाएंगे वैसे ही बच्चा जैसे उसमें बनाए थे x का y का। तो y का वैल्यू रख दीजिए बच्चा 6, 6 2 12 8 12 0, 0 बाई 3 0। अब y का वैल्यू रख दीजिए बच्चा 3, 3 दूनी 6, 12 6 गया 6 माइनस 2 छोड़ दीजिए। 2 वैल्यू बहुत है, 2 वैल्यू से आपका खींचा जाएगा। अब आइए इसके ग्राफ में ध्यान से देखना है बच्चा ग्राफ को, सभी बच्चे को समझ में आएगा, नो डाउट। अब सिर्फ बोर्ड पर नजर रखेंगे आप लोग। आइए यह देखें x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहले ये काम कर लेंगे। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु बच्चा, भाई मूल बिंदु का नियम कितना बच्चा 0 0। तो आइए पहले उसको देखते हैं। x का मान -2 y का 3, x का -2 y का 3, इसके ऊपर जाइएगा बच्चा, यह देखिए यहाँ लिख दीजिए -2 और 3। फिर बच्चा x का 1 y का 5, x का 1 y का 5, y का 5 5 से 15 1, यस 1 का ऊपर से नहीं बच्चा, यह देखिए यहाँ आ गया। इसको लिख दीजिए बच्चा कितना 1 और 5। अब इसको स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बच्चा ध्यान है, इसको मैं बात दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्केल रखकर इसको खींचेंगे पूरा सीधा सीधी। एक का हो गया बच्चा। दूसरा अगर आपके लिए देखिए, दूसरा बिंदु है वो हुआ x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, यह देखिए यहाँ आ गया, इसको लिख दीजिए 0 6। उसके बाद x का -2 y का 3, यही आ जाएगा बच्चा। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाते हुए अपनी सीट में जाने दीजिए बच्चा, यह चला गया। ये बिंदु पर ने काटा, तो ये बिंदु जो कटा उसका ही कोऑर्डिनेट जो होगा वह उसका हल हो जाएगा बच्चा। तो ये देखिए ये बिंदु आया हमारा, ये इसका नीचे का पोर्शन देखिए ये, और इसका इधर का पोर्शन देखिए ये,
तो x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, क्या हो गया इसका बच्चा? हल हो गया। अब इस ग्राफ जो देख रहे हैं, इस ग्राफ पर आपको लिख देना है बच्चों, ध्यान से भूलिएगा नहीं। ये जो समीकरण है इसको लिख देना, जैसे इसका समीकरण 2x - 3y + 13 = 0। अब इसका समीकरण को देखिए, ये जो है उसको भी लिख देना है बच्चों। इसका क्या था? 3x - 2y + 12 = 0। इसका ग्राफ ये हो गया इस समीकरण का। इस समीकरण का ग्राफ ये हो गया, कटान बिंदु ये हुआ, और जो उसका नियामक हुआ वही उसका क्या हो गया बच्चा? हल हो गया। तो आपने देखा, हम आलेखीय विधि से भी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा उसका आलेख। चिंता नहीं करना है बउआ, क्लास शुरू होगा, हमसे मुलाकात होगी, जहां दिक्कत होगा फिर से पूछ लेना, हम इसे फिर बता देंगे। आप ग्राफ का कॉपी लेकर आना, उस ग्राफ की कॉपी पर हम बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना सीख लेना है। एक्स अक्ष वाई अक्ष काटेगा, समीकरण से पहले टेबल बना लेंगे, यानी उसका सारणी, और सारणी को फिर इसको रखकर खींच देंगे, जहां कटेगा वहां कटेगा। खींचने के लिए मैंने 9 क्लास में आपको बता ही दिया था, सीख ही गए हैं। जो नहीं सीख पाए हैं, जो 10 में आए हैं, उनको मैं सिखाऊंगा क्लास खुलने के बाद, एक एक करके आप पूछेंगे, सिखाते चले जाएंगे। तो आइए अब अगले क्लास क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, सारे क्वेश्चन आगे क्या वही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कौन सा क्वेश्चन बच्चा? 21, 21। इसके बाद 23 क्वेश्चन और हम बताएंगे, चैप्टर फिनिश हो रहा है। ध्यान से अभी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए लिखित रैखिक समीकरण का मान अंततः अनेक हल हो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। 2x + 3y = 7, a + bx + 2a - by = 3a + b + 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा कि a और b का मान ज्ञात करना है। जब कब ज्ञात करना है? जब इसके अनेक हल हो। तो दिए देखिए, समीकरण का अनेक हल होगा। कब होगा बच्चा? यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। अब वहां से वैल्यू रख दीजिए। a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू a + b, b1 का वैल्यू 3, ये हो गया 2a - b, ये हो गया 7, ये हो गया 3a + b + 1। एक बार यहाँ पर दिखा दें हम बच्चा कि ये जो वैल्यू है बच्चा, वह किसका वैल्यू है? a1 का। ये वाला जो वैल्यू है बच्चा b1 का, और ये जो वैल्यू होगा c1 का। इसी प्रकार ये जो वैल्यू होगा a2 का, ये वैल्यू होगा b2 का, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका? c2 का, है ना। तो उसको हमने रख दिया। अब चूंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसके अनेक हल होंगे, तो अनेक हल के संदर्भ में हम लोग इसको हल करेंगे। अनेक हल कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। सबका वैल्यू रख दिए, और अब हम इसको बारी बारी से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। पहले ये दोनों लेके चलिए, तिरछा गुणा कीजिए। 2ya + b = 3y 2a - b। चलिए, तो 2a - b = 3a + b क्या किया होगा? cm। ध्यान रखना है, नॉट dm नॉट pm, ओनली cm, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना। तो आइए, 2 दूनी के 4a, 2b 3a 3b 4a - 3a 3b + 2b a = 5b। इसको समीकरण फर्स्ट छोड़ देते हैं। अब चलते हैं बच्चा दूसरे तरफ। दूसरा समीकरण क्या था बच्चा? अब इसको लेके चलते हैं। तो 2y a + b = 7, 3a + b + 1। तिरछा बना दीजिए बच्चा। 7a + b = 6a + b + 1, 7a + 7b = 6a + 6b + 6, 7a - 6a 6b - 7b + 6। ये कितना हो जाएगा बच्चा? a
ये कितना हो गया 6b, नो ये हो गया -b और ये बच्चा 6, a का वैल्यू बच्चा 5b, डाल दीजिए 5b इक्वल टू -b प्लस 6, -b को रख दीजिए यहाँ पर लिख देंगे बच्चा याद से समीकरण फर्स्ट से 5b प्लस b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू 6 और b बराबर 1। b का वैल्यू कहाँ रख देगा बच्चा a में, जब b का वैल्यू a में रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 5 × 1 यानी a इक्वल टू कितना बच्चा 5 और ये रह गया आंसर। तो हम लोग ने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि युग्म दिए हुए हों और उसका हल किस तरह से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके अनेक हल हों, अनेक हल तब होता है जब ये होता है, वैल्यू उसको रख दिए, एक इसको लेकर पहले इसको लेकर फिर इसको लेकर लेकर चले, दोनों को लेकर चलते हुए तुलना किए, तुलना करने पर हमने पाया एक इक्वेशन a इक्वल टू 5b और 5b का वैल्यू फिर दूसरा को लिए और हल किए तो a का वैल्यू यहाँ रख दिए और इस तरह से a और b का वैल्यू ज्ञात हो गया। ये सब चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग इसके जानकारी पहले ही कर चुके हैं, है ना। ये सब की जानकारी हमें पहले हो चुकी है, हल करना हम लोग जान चुके हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे चूंकि डाउनलोड ले लीजिएगा और डाउनलोड लेने के बाद इसे आगे पीछे कर करके आप उतार लीजिएगा अपने घर पे, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में आप बिंदास पूछ सकते हैं। पिछले क्लास में मैं अपना मोबाइल नंबर बता दिया हूँ, आप उस नंबर पर हमें पूछें कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया था, हम आपको वहीं पर बता देंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्लास अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है एक किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। अगर क्या है बच्चा कोई हल ना हो, तो आइए हम लोग कोई हल नहीं हो इसके लिए चलते हैं। x + 2y = 5, 3x + ay + 15 = 0। इसके कोई हल ना हो, तो ध्यान रहे बच्चा कोई हल ना होगा कब बच्चा याद कीजिए, यदि a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। तो a का वैल्यू बैठा दो बच्चा 1, b का वैल्यू 3, b1 का 2, इसका बच्चा a, फिर से गुणा कर दो बच्चा a = 6। a का वैल्यू अगर 6 के तुल्य होगा बच्चा तब इसका कोई हल नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी मान रखिएगा तो इसका हल होगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देख लीजिए इसको, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था कोई हल ना होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो a1/a2 b1/b2 does not equal to c1/c2, a1 का वैल्यू बैठा दिया, a2 का वैल्यू बैठाया, b1 का b2 का, तिरछा गुणा करके a का वैल्यू 6 निकाल दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है a का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का निकाय का द्वितीय हल हो। ये बोलता है द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर बच्चा 25, ax + 2y = 5, 3x + y = 1। फिर आगे बच्चा ध्यान से, अद्वितीय हल होगा कब होगा पता बच्चा, दिमाग में आ जाना चाहिए। a1/a2 does not equal to b1/b2। a1 का वैल्यू बच्चा a, इसका 3, इसका 2, इसका 1, तिरछा गुणा कर दीजिए बच्चा, a does not equal to क्या 6। ये हो गया आंसर। अगर a का वैल्यू 6 के बराबर नहीं आएगा बच्चा तो वह क्या हो जाएगा अद्वितीय। ये देखिए इसको, ये हो गया a का वैल्यू, यहाँ ध्यान रखिएगा a1 ये होगा b1 और इसी खाए थे होगा c1। इसी प्रकार ये बच्चा a2, ये बच्चा यहाँ पर b2 और ये वाला बच्चा c2। ये नहीं सिखाए, उसका वैल्यू हम रख दिए, रखने के बाद हल किए, जो प्राप्त हुआ वह समीकरण का हल कहलाया, है ना। याद रखना है सिर्फ कि अद्वितीय हल कब होगा, तो ये होता है उसका शर्त, शुरू में बताए थे, उसका वैल्यू रख दिए, हल किए, जो रिजल्ट आया। ओके ओके, अगला प्रश्न एंड आज का अंतिम प्रश्न। प्रियंका ने 9 रुपया में 5 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। क्वेश्चन नंबर 29, एक रबड़
की कीमत 1 रुपया मान लेते हैं। एक पेंसिल का पेन मान लें, एक पेंसिल की कीमत, एक रबड़ की कीमत 22 रुपया मान लेते हैं। प्रियंका द्वारा 9 रुपये में 9 पेंसिल प्लस 2 रबड़ खरीदा गया। तो बच्चों एक पेंसिल की कीमत हमने क्या बताया, 1 रुपया, तो 9 पेंसिल का कितना हो जाएगा बच्चा, 9x। एक रबड़ का कीमत 22 रुपया, तो 2 रबड़ का कीमत बच्चा 2y। नो सॉरी, प्रियंका द्वारा 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़, 2 पेंसिल 3 रबड़, फिर से 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो एक पेंसिल का कीमत 1 रुपया, तो 2 पेंसिल का बच्चा 2x। एक रबड़ का कीमत 22 रुपया, तो 3 रबड़ का बच्चा 3y इक्वल टू कितना बच्चा 9। समीकरण फर्स्ट। एक और है, क्या है उसका नाम है सईदा द्वारा 5 रुपया में 1 पेंसिल प्लस 1 रबड़ खरीदा गया है। तो बच्चा एक पेंसिल का कीमत हमने पहले मान चुके हैं 1 रुपया बच्चा। यहां देख लीजिए, एक का रबड़ का कितना बच्चा 22 रुपया मान लिए हैं, दोनों मिलाकर उसको कितना लगा बच्चा 5 रुपया। और इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। तो फिर से इसको देख लेंगे हम लोग। फिर से देखिएगा बच्चा, प्रश्न दिया हुआ, एक पेंसिल की कीमत को हमने 1 रुपया मान लिया, एक रबड़ की कीमत को 22 रुपया मान लिया। प्रश्न का प्रथम चरण यहां लिखते अच्छा रहेगा, प्रश्न के प्रथम चरण से। प्रश्न का प्रथम चरण क्या कहता है कि प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। तो एक पेंसिल का कीमत कितना बताए थे आपको 1 रुपया, तो 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x। एक रबड़ का कितना बचाया 22 रुपया, तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा 3y, मिला के कितना लगा 9 रुपया, तो 2x + 3y = 9। फिर सईदा द्वारा 5 रुपये में 1 पेंसिल तथा 1 रबड़ खरीदा गया। तो एक पेंसिल और 1 रबड़ का कीमत देखिए यहाँ दिया हुआ है, कितना पैसा लगा 5 रुपया। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको ग्राफिक विधि से भी हल कर सकते हैं, बीजीय विधि से भी हल कर सकते हैं। बीजीय विधि से हल करने के तरीके हैं जो कि कल की क्लास में हम बताएंगे। बीजीय विधि से हल करने का तरीका 5 होगा, वो 5 तरीका को हम बताएंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमारे गुरुजी कहा करते थे, अलजेब्रा इज द राइट हैंड ऑफ मैथमेटिक्स। बिना अलजेब्रा का कुछ होने वाला नहीं है। अलजेब्रा हर जगह अपना योगदान देगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो, हर जगह अलजेब्रा का योगदान होगा। इसलिए बारीकी से ध्यान से हम लोग को अलजेब्रा पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स आएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।